हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों एनसीईआरटी नोट्स, जो कि सामान्य विज्ञान का है दोस्तों। और क्लास 6 से लेकर 12 तक के ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी दोनों को सम्मिलित करके इस पुस्तक को बनाया गया है दोस्तों। ये बेस्ट बुक है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बायोलॉजी का चैप्टर 6 है दोस्तों, पादप आकारकी एवं कार्यकी। इसको देखते हैं दोस्तों, किस किस स्रोत से लेकर इस चैप्टर को बनाया गया है। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 पौधों के को जानिए। चैप्टर क्लास 7 चैप्टर 1 पादपों में पोषण। एनसीईआरटी चैप्टर 10 जीवों में शोषण। चैप्टर 11 जंतुओं और पादपों में शोषण। चैप्टर 12 पादपों में जनन। एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 6 जैव प्रक्रम। चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय। चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। और एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 पुष्पीय पादपों की आकारकी। चैप्टर 11 पादपों में परिवहन। चैप्टर 12 खनिज पोषण। चैप्टर 13 उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। चैप्टर 14 पादपों में शोषण। चैप्टर 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 1 है दोस्तों, जीवों में जनन। और चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में जनन। इन तमाम स्रोत से लेकर दोस्तों इस चैप्टर को तैयार किया गया दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पादप आकारकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो देखते हैं दोस्तों, पादप आकारकी में क्या है। तो आकारकी का संबंध पौधों के विभिन्न अंगों जैसे जड़, तना, पत्तियां, पुष्प, बीज, फल आदि की बाह्य संरचना के अध्ययन से है। यानी आकारकी में क्या होता है दोस्तों, मॉर्फोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, कि पौधों से संबंधित जो भी जड़, तना, पत्ती, पुष्प, बीज, जो भी उसकी बाह्य संरचना है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। पादपों के प्रमुख भागों का विस्तृत वर्णन निम्न है। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक एक करके। पहला है दोस्तों जड़। तो जड़ के बारे में देखते हैं दोस्तों। पौधों का वह भाग जो भ्रूण यानी एम्ब्रियो के मूलांकुर से विकसित होता है जड़ कहलाता है। जड़ सामान्यतः भूमिगत होती है। इसका मुख्य कार्य पादपों को भूमि पर स्थिर रखना तथा भूमि से जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना है। यह प्रकाश के विपरीत तथा भूमि की तरफ बढ़ती है। तो जड़ के बारे में देखते हैं दोस्तों कि जड़ कहाँ से बनता है दोस्तों, तो भ्रूण के मूलांकुर से। यानी मान लीजिए दोस्तों ये एक बीज है, तो इस बीज को, किसी भी चीज़ के बीज को जब हम बोते हैं दोस्तों, तो दो तरीके से निकलती है। एक जमीन की इस तरफ जाती है दोस्तों और एक ऊपर की ओर भागती है। जो नीचे की तरफ भागती है ये बीज से, जो दोस्तों भ्रूण से, उसे ही मूलांकुर कहते हैं। मूलांकुर कहते हैं दोस्तों। और ये मूलांकुर ही जो है जड़ कहलाता है दोस्तों। जबकि ये ऊपर जो है इसे प्रांकुर कहा जाता है और ये तना का भाग बनता है। यानी ये बीज हो गया दोस्तों। बीज से एक नीचे की तरफ जाती है जिसे मूलांकुर, और एक ऊपर की तरफ कली की तरफ जाती है उसे प्रांकुर कहा जाता है। प्रांकुर से तना बनता है दोस्तों, और जबकि मूलांकुर से क्या बनता है दोस्तों, जड़ बनता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में विशिष्ट लक्षण देखते हैं। जड़ें प्रकाश से दूर तथा भूमि की आकर्षण शक्ति की ओर जाती है। यानी प्रकाश के विपरीत दिशा में जड़ें चलती है दोस्तों, और आकर्षण शक्ति की ओर पृथ्वी के चलती जाती है। जड़ों में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यानी जड़ में जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए इनका जो रंग होता है कैसा होता है दोस्तों, भूरा होता है। जड़ों के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना यानी मूल गोप यानी रूट कैप पाई जाती है। यानी मान लीजिए सपोज दोस्तों ये मूलांकुर है। मूलांकुर से जो ये भाग आ रहा है जड़ का, इसी के यहाँ पर एक कैप होती है जो मिट्टी खोदने का काम करती है, उसे ही रूट कैप कहा जाता है। यानी जड़ों के शीर्ष पर, यानी ये जो जड़ का शीर्ष है इसी के पास टोपी नुमा संरचना होती है जिसे रूट कैप कहा जाता है। और इसका मूल काम मिट्टी में खुदाई करना होता है, यानी गहराई तक जड़ों को पहुँचाना होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जड़ों के शीर्ष पर एक कोशिकीय लंबी पतली संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें मूल रोम कहते हैं। यानी ये जड़ है दोस्तों, और जड़ों के ही भाग पर पतली पतली संरचना पाई जाती है जिसे मूल रोम कहा जाता है दोस्तों। जड़ों पर पर्व व पर्व संधियां नहीं पाई जाती है। यानी जड़ों पर नोट्स और एंटर नोट्स नहीं पाया जाता है दोस्तों। आगे देखते हैं जड़ों के प्रकार। तो जड़ का मुख्य रूप से दो प्रकार होता है दोस्तों। एक होता है मूसला जड़ें और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें, पहला देखते हैं दोस्तों मूसला जड़ें।
टैप रूट्स ये मूलांकुर यानी रेडिकल से विकसित होती है, यानी यही जो बीज का जो निचला वाला भाग है इसी से ही यह विकसित होती है। कौन? मूसला जड़ें इसी से विकसित होती है। मूलांकुर की वृद्धि से प्राथमिक जड़ें बनती है, यानी ये जो जड़ हुआ दोस्तों ये प्राथमिक जड़ हुआ और इससे द्वितीय जड़ें तथा तृतीय जड़ें निकलती है और इन प्राथमिक जड़ व उसकी शाखाओं को मिलाकर मूसला जड़ तंत्र यानी टैप रूट सिस्टम कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। तो मूसला जड़ों की उदाहरण कौन कौन सा है दोस्तों? तो आम का जड़ हो गया, नीम का जड़ हो गया, ये किसका उदाहरण है? तो मूसला जड़ों का उदाहरण है। यानी ये प्राथमिक जड़ निकला दोस्तों और यही प्राथमिक जड़ से एक द्वितीय जड़ निकला, द्वितीय जड़ से तृतीय जड़ निकला, इस तरीके से चलती चली जाती है। इसे ही मूसला जड़ें कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, मूसला जड़ के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन के प्रमुख उदाहरण निम्न है। पहला है दोस्तों ग्रांथिमय मूसला जड़ें यानी नोड्यूलेटेड रूट्स। इसके अंतर्गत क्या है? ये किस कुल के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो लेग्यूमिनोसी फैमिली के अंतर्गत आता है दोस्तों। जैसे अरहर, मटर, चना आदि की जड़ों में गांठें यानी नोड्यूल्स पाई जाती है जो वातावरण से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रोजन यौगिक बनाते हैं जिन्हें पादप ग्रहण करते हैं। तो ग्रांथिमय मूसला जड़ किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो अरहर, मटर, चना वगैरह का जो पौधा होता है दोस्तों उसकी जो जड़ें होती है वो ग्रांथिमय मूसला जड़ें होती हैं। दूसरा है शोषण जड़ें, तो ये शोषण का कार्य करती हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए सोनेरेसिया, राइजोफोरा, एविसीनिया को याद रख सकते हैं दोस्तों। तीसरा है संग्राहक जड़ें। ये कई पादपों में मूसला जड़ें भोजन का संचय के कारण रूपांतरित हो जाती है, जो इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों। संग्राहक जड़ों का उदाहरण तो तर्क रूप, शंख रूप और कुंभी रूप, यानी फ्यूजी फॉर्म में देख सकते हैं, कॉनिकल में देख सकते हैं दोस्तों और नेपी फॉर्म में देख सकते हैं। तो तर्क रूप में देख सकते हैं यानी फ्यूजी फॉर्म में जो उसका उदाहरण है मूली हो गया दोस्तों, और कॉनिकल में तो गाजर देख सकते हैं दोस्तों, और जो है नेपी फॉर्म में सलजम के रूप को देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कंदिल, तो कंदिल में मिराबिलिस उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपस्थानिक जड़ें, इसे देखते हैं दोस्तों। ये मूलांकुर से नहीं बनती, ये पौधों की शाखाओं तथा पत्तियों से निकलती है, यानी अपस्थानिक जड़ें जो है मूलांकुर से नहीं निकलती दोस्तों। और ये किससे निकलती है? तो शाखाओं या पत्तियों से निकलती है। इस प्रकार की जड़ों के समूह को रेशेदार जड़ तंत्र कहते हैं। ये प्रायः एक बीज पत्री पौधे में पाई जाती है, जैसे उदाहरण के लिए गेहूं, चावल आदि में इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं अपस्थनिक जड़ के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन देखते हैं इसका दोस्तों। तो अपस्थनिक जड़ें भोज्य पदार्थों के संग्रह, सहारा देने तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए रूपांतरित होती है। इसके रूपांतरित भाग को देखते हैं तो कंदी जड़ें यानी ट्यूबरस रूट्स, तो भोज्य पदार्थों के एकत्रित होने से यह फूलकर अनियमित आकार की हो जाती है। तो कंदिल जड़ों के उदाहरण मुख्य रूप से देख सकते हैं दोस्तों, क्या है? शकरकंद। तो शकरकंद क्या है दोस्तों? जड़ ही है। वो किस जड़ का रूप है? तो कंदिल जड़ का रूप है। दूसरा देखते हैं दोस्तों स्तंभ जड़ें यानी प्रोप रूट्स। इस प्रकार की जड़ें प्रायः तनों तथा उनकी शाखाओं से निकलती है, तने को सहारा देती है। उदाहरण के लिए बरगद, यानी बरगद की जो जड़ें देखते हैं दोस्तों तो वो तने से भी निकलती है। उसी प्रकार की जड़ों को क्या कहा जाता है? स्तंभ जड़ें। और ये कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री के एंगल पर बनी जड़ें होती है। आगे देखते हैं दोस्तों अब स्तंभ या जटा जड़ें। तो इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? पादपों को सहारा प्रदान करना ये काम करती है दोस्तों। अब स्तंभ या जटा जड़ें, तो ये क्या करती है? पादपों को सहारा प्रदान करती है दोस्तों। उदाहरण के लिए मक्का, गन्ना, पैंडेनस आदि। अब स्तंभ जड़ का उदाहरण इस रूप में देख सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये जो है गन्ने का है और ये गन्ने के में साइड से जो है इस तरीके से जड़ होती है, एक नीचे जड़ जा रही है, जबकि बाहर भी कुछ जड़ें इस तरीके से दिखती है, यानी 60 डिग्री के एंगल में कह सकते हैं दोस्तों। तो जड़ें अलग से होती है जो कि पादपों को सहारा प्रदान करती है। आगे देखते हैं दोस्तों आरोही जड़ें। ये जड़ें सहारा प्रदान करने वाले पादपों में आंतरिक रूप से धंस जाती है, जैसे पान आदि। आरोही जड़ों का उदाहरण क्या है? तो ये जड़ें सहारा प्रदान करने वाले पादपों में आंतरिक रूप से धंस जाती है। तो इसका उदाहरण है पान, यानी पान की जो खेती होती है दोस्तों, जिस डाली पर उसे इस तरीके से लत लगता है दोस्तों, इसकी जड़ें इस डाली में ही जो है अंदर घुस जाती है। इसे ही आरोही जड़ कहते हैं, क्लाइंबिंग रूट्स कहते हैं।
आगे देखते हैं जड़ों के कार्य। तो जड़ के क्या क्या कार्य हैं दोस्तों? तो यह पादपों को यांत्रिक सहायता देती है, यह पादपों की स्थिरता बनाए रखती है, यह मृदा से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करती है, ये जल तथा खनिज लवणों का परिवहन भी करती है। कुछ जड़ें भोजन संचित करने का भी कार्य करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं तना। तना यानी स्टीम पौधे का आरोही भाग है जो प्रांकुर से विकसित होता है। तने पर शाखाएं, पत्तियां व फूल उत्पन्न होते हैं। तने की सतह पर बहुकोषीय रोम पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों जिस तरीके से ये बीज हो गया दोस्तों, और ये बीज का जो निचले वाला भाग से निकलता है दोस्तों इसे मूलांकुर कहते हैं, और ऊपर जो भाग निकलता है इसे प्रांकुर कहते हैं, और यही प्रांकुर जो है तना बनता है दोस्तों। तो आगे देखते हैं तनों के विशिष्ट लक्षण क्या क्या है दोस्तों। तने प्रकाश की ओर तथा भूमि से दूर जाते हैं, यानी स्वाभाविक सी बात है प्रकाश की ओर होता है इसका बढ़ना दोस्तों, और भूमि से दूर जाती है। तने पर कलिकाएं यानी बड्स पाई जाती है। तने पर शाखाएं तथा पत्तियां पाई जाती है। सामान्यतः बड़े तनों में पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तनों पर पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती है। तो जड़ों पर जो है पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाती दोस्तों, जबकि तनों पर जो है पर्व और पर्व संधियां पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों तनों के प्रकार। तने मिट्टी में स्थान के आधार पर निम्न प्रकार के होते हैं। तना जो है मिट्टी में स्थान के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत तरीके के। तो पहला देखते हैं वायवीय तने। ये तने मृदा के ऊपर उगते हैं, और इसका उदाहरण क्या है दोस्तों? नींबू हो गया, गुलाब हो गया, जिसे एरियल स्टीम कहते हैं। उपवायवीय तने यानी सब एरियल स्टीम, ये तने भूमि पर रेंगते हैं। उदाहरण के लिए जलीय पादप और घास जो है वो उपवायवीय तने का उदाहरण है, यानी सब एरियल स्टीम के उदाहरण हैं। आगे देखते हैं दोस्तों भूमिगत तने। ये तने भूमि के अंदर पाए जाते हैं। ये भोजन को संचित कर मोटे हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आलू, प्याज, लहसुन, हल्दी, ये सब क्या हो जाते हैं दोस्तों? तो भोजन को संचित करके मोटे हो जाते हैं। और इस तरीके के तने को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंडरग्राउंड स्टीम। तनों का रूपांतरण देखते हैं दोस्तों। पादपों के तने विभिन्न कार्य जैसे पोषण, कायिक संवर्धन, संचय आदि करने हेतु रूपांतरित हो जाते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दोस्तों भूमिगत तनों का रूपांतरण। निम्नलिखित कार्यों को करने के लिए भूमिगत तने रूपांतरित हो जाते हैं। सबसे पहला है चूसक यानी शकर। इसका उदाहरण केला देख सकते हैं दोस्तों। परकंद यानी राइजोम का उदाहरण देख सकते हैं अदरक दोस्तों, हल्दी, केला, सैकरम। आगे देखते हैं दोस्तों घनकंद यानी कॉर्न का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो कचालू हो गया, केसर हो गया, जिमी कंद हो गया। और स्तंभ यानी ट्यूबर का उदाहरण जो है आलू हो गया, गुलाब हो गया। जबकि बल्ब का उदाहरण प्याज, लहसुन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये दोनों बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में दोस्तों, कि आलू किस तरीके के जड़ का उदाहरण है? तो ट्यूबर यानी स्तंभ जड़ का उदाहरण है, जबकि प्याज और लहसुन जो है ये बल्ब यानी शल्भकंद जड़ का उदाहरण है। दूसरा देखते हैं दोस्तों अर्धवायवीय तनों के रूपांतरण। इनका कुछ भाग भूमि के अंदर तथा कुछ भूमि के ऊपर पाया जाता है। इनमें कायिक जनन भी होता है। ये तने निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित होते हैं। पहला है दोस्तों ऊपरी भूस्तरीय यानी रनर। दूसरा है भूस्तरीय यानी स्टोलोन। तीसरा है भूस्तारिका यानी ऑफसेट्स। और चौथा है चूसक यानी शकर। आगे देखते हैं दोस्तों वायवीय तनों के रूपांतरण। ये तने पूर्ण रूप से पृथ्वी के ऊपर होते हैं, जिस पर पर्व या पर्व संध्या, कलिकाएं, पुष्प, फल, पत्ती आदि होते हैं। वायवीय तने निम्नलिखित प्रकार से रूपांतरित होते हैं। तो टेंड्रल्स के रूप में, थॉर्न के रूप में और फाइलोक्लेड के रूप में देखा जा सकता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो याद रखना है दोस्तों ये पर्णकाय, जो कि इसका उदाहरण नागफनी और कैक्टस है दोस्तों। आगे देखते हैं तनों के कार्य। तो तनों के क्या क्या कार्य हैं दोस्तों? यह पत्तियों तक जल व खनिज पहुंचाने में सहायता करता है। यानी तना क्या करता है? तो पत्तियों तक जल व खनिज पहुंचाने में सहायता करता है दोस्तों। और इन पर पत्तियां, शाखाएं तथा फल लगते हैं। इन्हें इस क्रम में रखता है जिससे उन्हें अधिकतम सूर्य को प्रकाश मिल सकता है। यानी तना का ही ये काम है दोस्तों कि वो पत्ती, शाखा और फल इस तरीके से क्रमबद्ध रखता है दोस्तों, जिससे सूर्य की अधिकतम प्रकाश उसे मिल पाए।
यह पादपों को स्थिर रखता है तथा सहारा प्रदान करता है। यह फूलों को सही जगह पर लगाकर उसके परागन यानी पॉलिनेशन में भी सहायता करता है। कौन दोस्तों? तो तना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, पत्ती नेक्स्ट है। पौधों में हरा, चपटा तथा फैला हुआ भाग पत्ती होता है। यह पर्व संधि से निकलती है तथा इसके कक्ष यानी एक्सल जो है में एक कक्ष अस्तकलिका यानी ऑक्सिलरी बड होती है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है तथा इनकी उत्पत्ति बाह्य जनित होती है, तो एक्सोजीनस होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पत्ती किस चीज़ का काम करती है? तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है पौधों में। चलिए दोस्तों पत्तियों के रूपांतरण रूप को कुछ देख सकते हैं दोस्तों। पहला है कंटकी यानी स्पैनी। इसमें पर्ण फलक कांटेदार होता है, जैसे उदाहरण के लिए घिंगवार, बारबेरी, पीली कटेली एवं अनानास। तो मुख्य रूप से स्पैनी प्रकार के पत्ते में क्या होता है दोस्तों? अनानास, जिसमें क्या है जो है कांटेदार पर्ण फलक होता है। नेक्स्ट है प्रतानी। इसमें पर्ण फलक जो होता है उसका शीर्ष प्रतान में परिवर्तित हो जाते हैं, जो किसी सहारे पर चढ़ने व पौधों को सहायता देता है। उदाहरण के लिए ग्लोरियोसा और मटर होता है। आगे देखते हैं दोस्तों हुकदार पत्ती। और चौथा है दोस्तों प्रनाव। और मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें घटपर्णी। इसे याद रखना है दोस्तों। पीचर यानी पीचर पत्ती क्या होता है दोस्तों? इसमें पर्णाधार, चपटा तथा फलक घटक का आकार ले लेता है। इसके ऊपर ढक्कन होता है दोस्तों। इसके अंदर पाचक रस होते हैं जो अंदर आए कीट को पचा लेते हैं। उदाहरण के लिए मुख्य रूप से नेफेंथीस है दोस्तों इसका उदाहरण घटपर्णी का। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पत्तियों के कार्य। दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों बस उसी को ही हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। पत्तियों के कार्य, ये पादपों में प्रकाश संश्लेषण करने का मुख्य भाग है। पत्तियों पर रंध्र यानी स्टोमाटा पाए जाते हैं जिनसे वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पत्तियों में जो रंध्र होता है यानी स्टोमाटा पाया जाता है वो क्या कार्य करता है दोस्तों? तो वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है। वाष्पोत्सर्जन द्वारा पादपों में तापमान अनुकूल बना रहता है। यानी वाष्पोत्सर्जन पेड़ पौधे में क्यों होता है दोस्तों? तो तापमान को अनुकूल बनाए रखने के लिए वाष्पोत्सर्जन होता है। पत्तियां अक्षीय व सहायक कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। कुछ पत्तियां भोजन संचय करती है, जैसे प्याज का उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों। तो प्याज का जो पत्ती होता है दोस्तों वह भोजन को संचय करती है। वर्धा प्रजनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एवं परागन यानी पोलिनेशन में भी सहायता करती है कुछ पत्तियां। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है पुष्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों पुष्प। यह एक विशेष प्रकार का संघनित प्रोरो है यानी कॉन्डेंस्ड शूट है। इसकी पत्तियां पुष्प बनाने हेतु रूपांतरित होकर विशेष प्रकार के पत्तों का रूप धारण कर लेती है, जिन्हें पुष्पी पत्र यानी फ्लोरल लीव्स कहते हैं। सामान्यतः पुष्प के 4 भाग होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितने बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि पुष्प के कितने भाग हैं? तो 4 भाग हैं। पहला है बाह्य दलपुंज जिसे कैलेक्स कहते हैं, दूसरा है दलपुंज यानी कोरोला, और तीसरा पुमंग, और चौथा जायांग है। चलिए दोस्तों पुष्प के प्रकार देखते हैं, चारों प्रकार। पहला है पूर्ण पुष्प। पुष्प निम्न प्रकार के होते हैं। पूर्ण पुष्प वे पुष्प जिसमें चारों चक्र जैसे बाह्य दलपुंज, दल, पुमंग तथा जायांग होते हैं पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए गुड़हल यानी कंप्लीट फ्लावर का उदाहरण क्या है दोस्तों? तो गुड़हल का जो फूल होता है वो कंप्लीट फ्लावर का उदाहरण है, क्योंकि इसमें चारों चीज पाया जाता है। बाह्य दल पुंज भी पाया जाता है, दल पुंज भी पाया जाता है, पुमंग भी पाया जाता है, जायांग भी पाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अपूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प में क्या होता है? इनकम्प्लीट फ्लावर में क्या है दोस्तों? जब इन चारों चक्रों में से कोई एक चक्र अनुपस्थित होता है तब वो पूर्ण पुष्प कहलाता है। जैसे लौकी, तो लौकी का जो फूल होता है दोस्तों उसमें जो है इन चारों में से एक चीज नहीं होता है, जैसे एक लिंगी, और तीसरा है एक लंगी यानी यूनिसेक्सुअल। जब दोनों जननांगों यानी पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक उपस्थित होता है तब पुष्प एक लंगी कहलाता है। जैसे कद्दू, तो पुष्प एक लंगी है तो उसका उदाहरण क्या है दोस्तों? कद्दू। कद्दू में क्या होता है दोस्तों कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज भी होता है, इसके अलावा सिर्फ पुंकेसर होता है या स्त्री केसर होता है, उसी को ही एक लंगी कहते हैं, जो कि कद्दू का
पुष्प का इसका उदाहरण देख सकते हैं। तो ये पुंकेसर जो होता है ये क्या होता है दोस्तों, और स्त्री केसर तो ये मादा जनन है तंत्र है दोस्तों पुष्पों का और पादपों का, और ये जेंट्स जनन तंत्र है। आइए देखते हैं दुलंगी यानी बाइसेक्सुअल। जब पुष्प में पुंकेसर यानी स्टेमेन व स्त्री केसर यानी पिस्टल दोनों उपस्थित हो तब पुष्प क्या हो जाता है, दुलंगी कहलाता है। जैसे मटर, तो मटर कैसा पुष्प है दोस्तों, बाइसेक्सुअल है, क्योंकि इसमें जो है पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होता है। जबकि कद्दू का जो फूल होता है दोस्तों उसमें क्या होता है, सिर्फ जो है एक ही होता है, या तो उसमें पुंकेसर या स्त्री केसर पाए जाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों पुष्प के भाग को देखते हैं। पहला है बाह्य दलपुंज। तो पुष्प को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया। पहला है बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज यानी कैलेक्स पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है और इसकी इकाई बाह्य दल यानी सेपल्स कहते हैं। प्रायः बाह्य दल हरी पत्तियों के समान होता है और कली अवस्था में फूल की रक्षा करता है। बाह्य दलपुंज संयुक्त बाह्य दलों जैसे जुड़े हुए बाह्य दल अथवा पृथक बाह्य दलों यानी मुक्त बाह्य दल होते हैं। इस रूप से बाह्य दलपुंज को समझ सकते हैं दोस्तों। अगर गुलाब का पौधा है दोस्तों तो सबसे पहले वो कली के रूप में रहता है, और जब वो कली के रूप में रहता है तो इस तरीके से एक ऊपर लेयर हरा कलर का रहता है दोस्तों, ग्रीन कलर का, इसे ही बाह्य दलपुंज कह सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों दलपुंज। दलपुंज क्या है दोस्तों, कोरोला दल यानी पेटल का बना होता है। दल प्रायः चमकीले रंग का होता है और ये परागन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाह्य दलपुंज की तरह दलपुंज भी संयुक्त दली तथा पृथक दलीय हो सकता है। पौधों में दलपुंज की आकृति का रंग भिन्न भिन्न होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दलपुंज में क्या याद रखना है दोस्तों, यानी कोरोला में क्या याद रखना है दोस्तों, कि ये मुख्य रूप से परागन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी कोरोला क्या करता है, ये परागन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों, जब ये गुलाब का कली जो है थोड़ा सा खिलता है दोस्तों तो इस तरीके से नीचे इसका जो दलपुंज है बाह्य दलपुंज ये नीचे आ जाता और यहाँ से अलग अलग सी पत्तियाँ निकल जाती है। ये छोटी छोटी जो पत्तियाँ निकली है दोस्तों इसे ही दलपुंज कहा जाता है। और ये दलपुंज मुख्य रूप से किसमें सहायक है, तो ये परागन के लिए कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने में सहायक होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पुमंग। पुष्पों का नर जनन अंग होता है। पुमंग क्या है दोस्तों, तो पुष्पों का नर जनन अंग होता है जो पुंकेसर यानी स्टेमेंस का बना होता है। पुंकेसर 3 भाग होता है यानी फिलामेंट, एंथर तथा कनेक्टिव। यानी पुंकेसर के कितने भाग है दोस्तों, 3 भाग हैं। कौन कौन, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। आगे देखते हैं दोस्तों, अधिकांशतः पुंकेसर में 2 परागकोश यानी पोलन सेक होते हैं। इन पुंकेसर को द्विकोष्ठी यानी डायथोकस कहते हैं, परंतु मालवेसी कुल के सदस्यों में पुंकेसर एक कोष्ठी होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों जयांग। आगे देखते हैं जयांग दोस्तों। इसमें क्या होता है, पुष्पों का मादा जनन अंग है। यानी जयांग क्या है, जाइनोसियम क्या है, तो पुष्पों का मादा जनन अंग है दोस्तों, जो एक या अनेक इकाई अर्थात अंडकों यानी कार्पल से मिलकर बना होता है। अंडक के सामान्यतः 3 भाग होते हैं। पहला है अंडाशय यानी ओवरी, दूसरा है वर्तिका यानी स्टाइल। तो देखते हैं आगे दोस्तों, तीसरा है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। तो अंडक सामान्यतः कितने भाग से बना होता है, 3 भाग से दोस्तों, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र यानी ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा से बना होता है। अंडक के आधार का फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इसमें मादा युग्मक या अंडा बनता है। दूसरा है दोस्तों वर्तिका, यह अंडाशय के ऊपर पतले धागे के समान रचना होती है। और तीसरा है दोस्तों स्टिग्मा, यह जायांग का शिखर भाग होता है जो परागकण यानी पोलन ग्रेन ग्रहण करता है। घास में वर्तिकाग्र पंख के समान होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें याद रखना है, इस तरीके से दे देता है दोस्तों कि स्टाइल किसका भाग है दोस्तों, नर पादप तंत्र का भाग है कि मादा पादप तंत्र का भाग है, तो ये किसका भाग है, तो ये मादा पादप तंत्र का भाग है, यानी मादा जनन तंत्र का भाग है, वर्तिका वर्तिकाग्र। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं पुष्प क्रम। पुष्पाक्ष
पर पुष्पों के लगे रहने के क्रम अथवा विन्यास को ही पुष्प क्रम कहते हैं। यानी पुष्पाक्ष पर जो पुष्प लगे होते हैं दोस्तों, इसी के क्रम अथवा विन्यास को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? पुष्प क्रम कहा जाता है। पहला है दोस्तों असीमाक्षी पुष्प क्रम। इस प्रकार के पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष यानी मेन जो एक्सिस होता है वो पुष्प में समाप्त नहीं होता, इसलिए मुख्य अक्ष की लंबाई अनिश्चित काल तक बढ़ती जाती है और इनमें पुष्प अग्र अभिसारी क्रम यानी एक्रोपेटल में होता है दोस्तों, लगे होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, सरसों, तो ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो रेशेमोस का उदाहरण है। दूसरा है दोस्तों समीमाक्षी पुष्पक्रम यानी साइमोस। इस पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष के शिखर पर स्थित कलिका यानी जो बड होती है पुष्प को जन्म देकर समाप्त हो जाती है, जिसके कारण अक्ष की वृद्धि क्या होती है दोस्तों? रुक जाती है। इसलिए पौधों की लंबाई निश्चित होती है और पुष्प जो है तलाभिसारी यानी बेसिपेटल क्रम में व्यवस्थित होते रहते हैं और पुष्प अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होता है? क्रम में खुलते हैं। उदाहरण के लिए मकोय और पिटूनिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फल। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है कि फल में कौन सा परिवर्तित हो जाता है, तो अंडाशय ही जो है फल में परिवर्तित हो जाता है। यानी अर्थात इस रूप में कह सकते हैं परिपक्व अंडाशय यानी रिपेंट जो ओवरी होता है वही क्या होता है? फल होता है। जब फल केवल अंडाशय से विकसित होता है तो उन्हें सत्य फल कहते हैं, यानी ट्रू, और एक होता है फॉल्स फल। तो ट्रू फ्रूट में क्या होता है दोस्तों कि यह जो है केवल अंडाशय से विकसित होता है और इसके उदाहरण आम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है आम किस तरीके का फल है, तो आम सत्य फल है। जब फल अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन यानी थैलेमस तथा बाह्य दलपुंज आदि से विकसित होते हैं तब इन्हें कूट या आभासी फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट का उदाहरण है दोस्तों नाशपाती, सहतूत, सेब। ये सारे किसके उदाहरण है दोस्तों? तो फॉल्स फ्रूट के उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नाशपाती किस तरीके का फल है, तो फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट है। सहतूत और सेब ये तीनों कैसा फल है दोस्तों? फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इसका जो बनता है दोस्तों ये जो है ये पुष्प के अन्य भाग से बनता है, ये अंडाशय से नहीं बन के पुष्प के पुष्पासन या बाह्य दलपुंज से बना होता है। कुछ पौधों में निषेचन क्रिया ना होने पर अंडाशय फल में बदल जाता है और ऐसे फलों को अनिषेक फलनी कहते हैं। इस क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। ये फल बीज रहित होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन से फल बीज रहित होते हैं? जिसमें क्या होता है कि ये अंडाशय ही जो है फल अंडाशय फल में बदल जाता है। इस स्थिति को ही क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बीज। बीज एक यानी सीड एक परिपक्व निषेचित बीजांड है। इसके अंदर भ्रूणीय अवस्था में छोटे पादप, संचित भोज्य पदार्थ एवं रक्षा कवच पाए जाते हैं। एक प्रारूपिक बीज यानी टाइपिकल सीड में निम्नलिखित दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? बीज में दो भाग होते हैं। पहला है दोस्तों बीजावरण, सीड कोट। बीज का बाह्य आवरण या कवच बनाता है जो बीजांड के अध्यावरणों के सूखने से विकसित होता है। बीजों में यह दो परतों से बना होता है। बाहरी परत को बाह्य कवच या बीज चोल कहा जाता है तथा भीतरी परत को अंतःचोल या परवार कहा जाता है। प्रत्येक बीज अंडाशय भित्ति यानी ओवरी वॉल के साथ छोटे वृंत से जुड़ा रहता है जिसे बीजांड वृंत कहते हैं। पूर्ण रूप से पके हुए बीज में वृंत के नीचे एक सूक्ष्म अंडाकार गर्त होता है जिसे नाभिका कहते हैं। बीज में नाभिका के समीप एक छिद्र स्थित होता है जिसे अंडद्वार या बीजांड द्वार कहा जाता है और यही बीजांड द्वार से होकर ही जल बीज के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी माइक्रोफाइल जो बीजांड द्वार होता है इसी के द्वारा बीज के अंदर जो है जल प्रवेश करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों भ्रूण। दूसरा भाग क्या है? भ्रूण। तो बीज का दूसरा भाग भ्रूण यानी एम्ब्रियो। पादपों के बीच में बीजावरण के अंदर स्थित शिशु पादप है। यह बीजांड में स्थित अंडे के निषेचन से बनता है। एक परिपक्व बीज में पाए जाने वाले भ्रूण के निम्नलिखित दो भाग होते हैं। पहला है दोस्तों बीजपत्र
यानी कोटिलेडन्स। इन्हें बीजीय पर्ण यानी सीड लीव्स भी कहा जाता है। इनकी संख्या एक बीजपत्री पादपों में 1 और द्विबीजपत्री पादपों में 2 होती है। इनका मुख्य कार्य खाद्य पदार्थों को एकत्रित करना, जिसके कारण ये फूलकर मांसल हो जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, दूसरा है बीजाक्ष। ये बीज या भ्रूण का मुख्य अक्ष है। इसे भ्रूणीय अक्ष यानी एम्ब्रोयनल एक्सिस भी कहा जाता है। बीजपत्र भ्रूणीय अक्ष से संलग्न होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, पादप कार्यकी। हम लोगों ने पादप अकारकी देख लिया दोस्तों, जिसमें से जड़, उसका तना, पुष्प, फल वगैरह के बारे में अध्ययन किया, उसके बाह्य भाग के बारे में। अब देखते हैं पादप कार्यकी। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों की विभिन्न जैविक क्रियाओं यानी विटल एक्टिविटीज का अध्ययन किया जाता है, पादप शरीर की क्रिया विज्ञान या पादप कार्यकी कहलाती है। तो पादप कार्यकी में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, पादप शरीर की क्रिया विज्ञान को ही देखेंगे। चलते देखते हैं दोस्तों, पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन किस रूप में होता है, तो देखते हैं। उच्च पादपों में जड़ों द्वारा ग्रहण किया गया जल एवं पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न खाद्य पदार्थ पौधों के विशिष्ट ऊतकों द्वारा सभी अंगों तक पहुंचते हैं। पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थ का इस प्रकार पहुंचने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, परिवहन कहा जाता है। तो दोस्तों परिवहन क्या है दोस्तों, तो परिवहन में क्या होता है, जैसे दोस्तों पेड़ पौधे में जड़ों द्वारा जो ग्रहण किया जाता है जल और पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो सारे खाद्य पदार्थों को पौधों के विशिष्ट ऊतकों तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया चलती है उसे ही परिवहन कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ को कोशिका में पहुंचने के लिए कोशिका झिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है। कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य यानी सेलेक्टिवली परमेबल कहा जाता है। प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य और बाह्य तरल के मध्य एक प्रासरणी तंत्र यानी ऑस्मोटिक सिस्टम स्थापित हो जाता है। इनके मध्य एक वर्णात्मक झिल्ली होती है। कोशिका के मध्य निम्न जलीय संबंध पाए जाते हैं। पहला है विसरण यानी डिफ्यूजन। गैस, द्रव तथा ठोस के अणुओं को उनके अधिक सांद्रता यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन के क्षेत्र से कम सांद्रता यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। तो विसरण क्या है दोस्तों, कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होने वाली गति को ही जो है गैस, द्रव तथा ठोस के अणुओं का जो गति होता है उसे ही विसरण कहा जाता है। यह गति तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों की सांद्रता अर्थात अणुओं का वितरण समान नहीं हो जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल वाष्प तथा ऑक्सीजन बाहर विसरित होते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे प्रासरण। जब दो विभिन्न सांद्रता वाले विलयनों को अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा पृथक किया जाता है तब विलायक यानी सॉल्वेंट कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गमन करता है और इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रासरण कहा जाता है। प्रासरण के अंतर्गत जब कोशिका में जल प्रवेश करती है तो इसे अंतःप्रासरण कहते हैं। यानी कोशिका में जब जल प्रवेश करती है उसे अंतःप्रासरण कहते हैं। वह जब जल कोशिका से बाहर की ओर गमन करती है तो उसे बाह्य प्रासरण कहते हैं। तीसरा है अंतःशोषण। किसी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा किसी द्रव का बिना विलयन बनाए अवशोषण करने को अंतःशोषण कहते हैं। अंतःशोषण बीजों के अंकुरण के समय व जड़ों द्वारा जल अवशोषण के समय की प्रारंभिक अवस्था होती है। नेक्स्ट है दोस्तों जीव द्रव्य कुंचन। बाह्य प्रासरण की क्रिया के फलस्वरूप जल के अणु रिक्तिका रस से बाहर की ओर गति करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जीव द्रव कोशिका भित्ति से हटकर संकुचित हो जाता है और इस घटना को जीव द्रव्य संकुचन कहते हैं। कोशिका की यह अवस्था स्लथ यानी फैलेसिड कहलाती है। दोस्तों आगे देखते हैं जल का परिवहन। तो पादपों में जल का परिवहन किस रूप में होता है, तो पादप जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करती है और उसे एक विशिष्ट तरीके से पादपों के अंतिम छोर तक प्रवाहित करते हैं। जल के अवशोषण में विसरण, प्रासरण तथा विभव प्रवणता यानी पोटेंशियल
ग्रेडियंट जैसी क्रियाएं संपलित होती है। इन क्रियाओं द्वारा जल का छोटे छोटे स्थानों तक परिवहन होता है, जैसे एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक। परंतु जल की लंबे पथ पर परिवहन एक सघन क्रिया है, जिसमें जड़ दाब यानी रूट प्रेशर तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की क्रियाएं होती है। आगे देखते हैं दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्रवण क्रियाओं द्वारा पादप के वायवीय भागों में जल की हानि होती है। पहला देखते हैं दोस्तों, वाष्पोत्सर्जन। पादप अवशोषित किए हुए जल का 5 से 10% ही उपयोग करता है तथा अवशोषित कुल जल का लगभग 90 से 95% भाग वाष्पोत्सर्जन द्वारा निष्कासित कर लेता है। यानी जो पादप जल को ग्रहण करते हैं दोस्तों, उसका लगभग 5 से 10% ही यूज करते हैं। वाष्पोत्सर्जन पादपों को वायवीय भागों द्वारा जल का वाष्प के रूप में उड़ जाना होता है। अत्यधिक जल की मात्रा पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों यानी स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासित हो जाती है। पादपों द्वारा यह जल को मृदा से जड़ों तथा जड़ों से पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाने में सहायता करती है। रंध्रों से CO2 तथा O2 भी आदान प्रदान होता है। यानी पौधों का जो रंध्र होता है दोस्तों, पत्तियों में पाया जाता है स्टोमाटा, उससे जो है CO2 और O2 का भी आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बिंदु स्रवण। तो बिंदु स्रवण यानी ग्यूटेशन। ग्यूटेशन में क्या है दोस्तों, कुछ शाकीय पादपों में पत्तियों के किनारों पर शिराओं यानी वेन्स की छोर पर कुछ द्रव की बूंदें निकलती रहती है। यह उस परिस्थिति में होता है जब पौधों की जड़ों द्वारा जल का सक्रिय अवशोषण यानी एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, परंतु वाष्पोत्सर्जन कम अथवा बिल्कुल ना हो। जब मृदा में अवशोषण जल की मात्रा अधिक हो परंतु वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा हो, तो धनात्मक जड़ दबाव के कारण जल का बिंदुओं के रूप में स्रवण होता है और यह पत्तियों के किनारों पर जल रंध्र द्वारा होता है। यह क्रिया साधारणतः रात्रि में होती है। इससे निकला जल वास्तव में जलीय विलयन होता है, जिसमें शर्करा, अमीनो अम्ल और कार्बनिक अम्ल घुले होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, खनिजों का परिसंचरण। तो पौधों में खनिजों का परिसंचरण किस रूप में होता है दोस्तों, इसे देख सकते हैं हम लोग। तो मृदा में उपस्थित खनिज तत्व जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा जाइलम के द्वारा पानी के साथ ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। किसके द्वारा, तो जाइलम के द्वारा पानी के साथ जो है ऊपर की ओर प्रवाहित हो जाते हैं। जलीय पादपों में वो कार्बनिक पदार्थों का प्रवाह बहुदिशीय होता है। पादपों में खनिज तत्व मुख्यतः पादपों के वृद्धि वाले भाग जैसे शीर्षस्थ यानी एपिकल जो ऊपरी वाला भाग है दोस्तों, पार्श्व यानी लेटरल जो भी भाग होता है, और विभाज्योतक उत्तक, नई पत्तियां, विकासशील फूलों, फलों, बीज तथा संचित अंगों में प्रवाहित होता है। पादपों के कुछ पुराने भाग से नई विकसित पत्तियों तक पोषक तत्वों व खनिजों का पुनः संचरण होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, कार्बनिक विलायकों का परिसंचरण किस रूप में होता है पौधों में। तो कार्बनिक पदार्थ मुख्यतः पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनते हैं तथा वे जड़ व तने के नए हरे भाग में भी बनते हैं। ये पदार्थ फ्लोएम द्वारा पादपों के सभी भागों तक परिसंचरित होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पादपों में खनिज पोषण। पादप विभिन्न प्रकार के तत्वों के आयनों का प्रयोग करके अनेक जैविक क्रियाओं को नियमन करते हुए वृद्धि करते हैं। इस प्रकार वे सभी तत्व जो पादपों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक होते हैं खनिज तत्व यानी मिनरल एलिमेंट्स कहलाते हैं तथा पादपों द्वारा इन तत्वों का अवशोषण एवं प्रयोग करने की क्रियाविधि को ही खनिज पोषण कहते हैं। तत्वों की मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों दीर्घ या बृहद पोषण तत्व। इसमें क्या होता है दोस्तों, तो बृहद पोषक तत्वों में सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता से विद्यमान होना चाहिए। और इस श्रेणी में आने वाला जो तत्व है दोस्तों वो कौन कौन सा है, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की प्राप्ति मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से होती है, जबकि दूसरे तत्व मृदा से खनिज लवणों के द्वारा ग्रहण किया जाता है।
दूसरा है दोस्तों लघु या सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें क्या होता है दोस्तों कि सूक्ष्म पोषकों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा यानी इसमें 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर शुष्क भार के बराबर या उससे कम भी होती है। इसके अंतर्गत जैसे लोहा, तांबा, मोलिब्डेनम, जस्ता, बोरोन, मैग्नीज, क्लोरीन तथा निकेल जैसे सम्मिलित होती है। पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण देख सकते हैं दोस्तों मुख्य रूप से। तो पोषण के आधार पर पादपों का जो वर्गीकरण हो वो दो प्रकार से किया गया। पहला है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी यानी ऑटोट्रोफिक्स और हेटेरोट्रोफिक्स। तो ऑटोट्रोफिक में क्या होता है दोस्तों कि स्वपोषी में यह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकते हैं, इन्हें स्वपोषी कहते हैं। जैसे सभी हरे पादप जो है वो क्या है, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि परपोषी ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते, इन्हें परपोषी पादप कहते हैं। उदाहरण के लिए परजीवी पौधे, ये पादप खाद्य एवं जल हेतु अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। इनमें खाद्य एवं जल के अवशोषण हेतु विशिष्ट जड़ें पाई जाती है जिसे चूसक जड़ें अथवा चूसकांग कहते हैं। जैसे उदाहरण इसका डॉडर हो गया दोस्तों और अमरबेल। ये मुख्य रूप से अमरबेल महत्वपूर्ण है दोस्तों। परजीवी पौधे का उदाहरण कौन सा है, तो अमरबेल और डॉडर। मृतोपजीवी पौधे, ये पादप मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगते हैं। उदाहरण के लिए कवक। कवक जो है क्या है दोस्तों, मृतोपजीवी पौधे का उदाहरण है। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक क्लास रखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आप लोगों का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ये बड़ा चैप्टर है दोस्तों, इसलिए इसका पार्ट 2 दूसरे दिन आएगा। थैंक यू दोस्तों।